सविता बेहद खुश थी। मायके जो जाना था आज, सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो। चूँकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता था। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी सविता मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक ज़रूर कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले ना लौटती, लेकिन जब सविता को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना, मिल आना सबसे। नतीजा यही हुआ कि वो एक दो दिन कभी रुक पाती और महीने भर तो शायद कभी भी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी, एक हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ, सविता ने डरते हुए कहा। अरे एक हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अंशु के पेपर भी स्टार्ट हैं, तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी, और फिर काम करूँगी या अंशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना, जेठानी ने बेरुखी से कहा। सविता का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी की तरफ देखा और सास सब समझ गईं। बोली, जाओ देख लो जैसे तुम्हारा मन करे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि सविता लौट ही आएगी। उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ़ में, ज़रूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी, और फिर पति भी कभी उसका साथ ना देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। सविता मायके आ गई, बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार एक हफ्ते रुकोगी ना बुआ? सविता ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से। खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है भारतीय बहुओं के लिए। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में, और माँ के हाथ के पकवानों तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गया। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर पतिदेव का फ़ोन ना उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी कि अब हर वक्त लड़ाई होगी पति से। वो बोलेंगे, तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहाँ जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। सविता को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि ना जाए। नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी यहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर सविता का दिमाग सन्न हो गया, क्योंकि वरुण उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से देखा करता। उसे लगता था कि सविता ससुराल में खुश नहीं है। सविता जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज़ जब भी पति से बातें होती, वह हमेशा व्यंग करते कि और 56 भोग मिल रहा है वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है? यहाँ तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। वहाँ अपने पिताजी के घर
ना तुम्हें कोई सुख मिलता है ना सुविधा, फिर भी वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब सविता उसे कैसे समझाए। अपना घर होता है और पिंजरा होता है तो पिंजरा ही है, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने सविता छत पर गई तो अपनी बचपन की सखी प्रिया को देखा। वह भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठीं। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आईं। तब तक प्रिया उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे। तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में सविता ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। प्रिया का मुंह बन गया। क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं हम और तू आज ही चली जाएगी। यार, मैं जल्दी मायके नहीं आती। जब मैं आती हूँ तो अपनी ससुराल में रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे अब क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। सविता ने उदासी से कहा। हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिरौरी करूँ, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यह मेरे ससुराल की रीत है। और ऐन वक्त पर कोई काम निकल आना, वगैरह वगैरह। बहुत सारे नाटक हैं, प्रिया ने कहा। यह तेरे ही नहीं, मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए, बता भला। अरे तुझे उर्मी याद है ना, वही उर्मी जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी। चैप्टर याद करके सुनाने तक में वो कल मुझे मिल गई मार्केट में। क्या बदल गई है यार, वह शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, करीने से बाल कटाए, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हमें बहन जी बन गए हैं ससुराल में। ये ना हो, बहना पहनो। सबके खुशी के चक्कर में हम सब ने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि प्रिया कैसी हो गई है तू। कहाँ हमारी स्मार्टी प्रिया थी और आज कहाँ 5 गज की साड़ी लपेटे तू। लग ही नहीं रहा कि तू वही प्रिया है। प्रिया ने दुखी होकर कहा। अच्छा, और क्या बोली, सविता ने उत्सुक होकर पूछा। पूछने लगी कि अब आती हो मायके। मैंने कहा बहुत कम। उसने कहा तो आंटी अंकल को ससुराल बुला लिया करो, उनका भी जी बहल जाया करेगा। तो मैंने कहा कहाँ किसी को बुलाओ मायके से, कोई आया नहीं कि सबका मुंह बनने लगता है ससुराल में। अगर एक से दूसरे दिन रुक जाए कोई तो सांप लौट जाते हैं सबके दिल पर। मैं तो जल्दी किसी को बुलाती नहीं। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, क्या वो तुम्हारा घर नहीं है कि वहाँ तुम्हारे घर वाले आकर रुक नहीं सकते। मैं तो ससुराल में बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, बोलो मत, हंसो मत। हद है यार, हम कठपुतलियाँ हैं क्या कि सब कुछ उनकी डोरबंदी उंगलियों के हिसाब से करें। मैंने पूछा, उर्मी तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, पति क्या बोलेंगे। उसने कहा लोगों की परवाह मत कर, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही पति की, तो अगर वो समझते हैं तुम्हारी खुशी तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत रख। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा के रखें और फुल टाइम नौकरानी जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा अब ज़्यादा हो रहा है, मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम न घुटे। सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म। इसलिए खुद को पहले महत्व दो। और सच कहूँ तो सविता, मुझे भी उर्मी की बात सही लगी कि हम सब खुद को भूल ही गए। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। सविता मुँह फाड़े गौर से प्रिया के मुँह से उर्मी की बातें सुन रही थी।
उसे आश्चर्य था कि वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व नहीं दिया। बहुत कुछ चलने लगा उसके अंदर। खौलते पानी में उठते बुलबुलों की तरह मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। प्रिया ने कहा, तब क्या सोच रही हो यार? जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी पति को आज शाम आने से? देखती हूँ, कहकर सविता सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। प्रिया ने उससे विदा ली और सविता को एक नए मंथन में उलझा दिया। दिन भर सविता कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़ों की तैयारी कर रही थी और भतीजी उसे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। सविता के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसकी पिछले 2 सालों से जो करती आई है, उससे अलग नया रूप कैसे ले? सविता कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और क्या बन गई। वरुण भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिए। एक तो वैसे ही वरुण मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में ये बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ बुआ फूफा जी आ गए। हाँ आई बेटा, तुम चलकर बैठो, कहकर सविता शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और वरुण को देखकर शांत पड़ गई। वरुण पानी पी रहा था। उसे यूं ही देख थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या सविता, तो अभी तक घर के कपड़ों में ही है, उसे नहीं चलना क्या? वरुण के दिमाग में कहीं से भी ये नहीं आया था कि उसे नहीं चलना और वह मना कर देगी। अब मैं आया हूँ तो झक मार कर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही होता आया था। किंतु इस बार शायद मंथन मन पर भारी हो गया था और उबलते पानी में जैसे ढक्कन को हटा देने की ताकत होती है, उसी तरीके से मन के गुबार ने अब होठों से शब्द निकालने का साहस बटोर लिया था। वरुण ने धीरे से कहा, ये क्या है? तुम तैयार नहीं हो? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं है, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊँगी। क्या कह रही हो सविता? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े की प्लेट लेकर आती दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। वरुण की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ? सविता अचानक क्या बोलने लगी? लड़की के पिता और माँ सदैव अपनी लड़की से ये आस करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे सब कुछ। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि बात से बोल दो तो बदतमीज और सासे सहते रहो तो संस्कारी। माँ आग्ने नेत्रों से सविता को देखने लगी और बोली, क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही कह रहे हैं वह। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। वरुण सास की बात सुनकर और तन गया कि वह कतई गलत नहीं है। सविता ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यहीं रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देरी पर नहीं आएगा। वरुण हैरान सा सविता की ओर देखता रह गया। इसे क्या हो गया है? मन ही मन सोचता रहा। सविता तेजी से गई कमरे में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी की ओर देखे यूं ही अनमनी सी आकर वरुण के पास खड़ी हो गई। वरुण ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी सविता को देखती रह गईं। रास्ते भर सविता ने वरुण से बात ना की। घर आ गई। रात भर आंखों ही आंखों में गुजार दी उसने। कठपुतली की तरह वह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। वरुण का ईगो, जेठानी का अहंकार,
सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में सविता पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त सविता ने अपना हाथ काट लिया गलती से, पर किसी ने उसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी करार देते हुए सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। सविता को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, एक पति के दिल की मलिका है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में धृष्टता करने के बाद अब मायके की दुलारी लड़की भी ना रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की निगाह में वह अभियोग्य नहीं थी। वह विक्षिप्त सी, कामचोर, बदतमीज और बेकार थी। उस दिन उसने प्रण किया कि अब वह कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया व सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो दूर की बात थी। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन कहा कि अब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊँगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और मुंह चादर से ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले प्रतिक्रिया जेठानी ने दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गईं। पर सविता परेशान नहीं थी। अब उसके मन में कुछ सुकून था। कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और कहा, क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, तबीयत तो ठीक है? सविता ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है जो दर्द हो रही है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज सविता का दिमाग ठीक नहीं है। अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। वरुण ने रात में एक भी बार सविता से कुछ नहीं पूछा। सासू माँ ने सुबह सविता से उम्मीद की थी, किंतु सविता तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर सविता निकल गई। घर में सब सविता की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। वरुण भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास सविता की मना स्थिति समझ रही थी। शाम को सविता नहीं लौटी। सब परेशान होने लगे। उसको फ़ोन किया जाने लगा और मायके में भी किया गया। कहीं ना मिली सविता, ना ही उसने फ़ोन उठाया। 8 बजे रात वह खुद ही लौट आई और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जिठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात वरुण ने उससे पहली बार कहा था कि खाना खा लो, पर सविता ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ न बोलकर करवट लेकर सो गई। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सविता ने हाथ झटक कर कहा कि परेशान मत करो मुझे। वरुण भी उसके इस रवैये से कहीं ना कहीं परेशान हो चुका था। दूसरे दिन भी सविता सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने चली तो जेठानी ने पीछे से टोका, अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। सविता ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं, आप नाश्ता बनाइए, मैं आपकी नौकरानी नहीं। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई। जिस सविता को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए थे। वरुण तैयार होकर निकला तो सविता जा चुकी थी। वरुण ने हैरान होकर माँ से कहा कि सविता को क्या हो गया है माँ? कोई बात है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है? कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में यह हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, किंतु उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ भेजा था, यह कहकर कि वहीं तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज हो गई है ये, ना जाने सबको क्या क्या बोल रही है। कल मुझे भी बोला, आज भाभी को, कल तुम्हें बोलेगी। कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, परेशान है सविता बहुत ज़्यादा। किसी बात को लेकर दिल ही दिल जल रही है, उबल रही है। तुम उसके पति हो,
अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसे। कभी प्रेम से आज तक तुमने उससे बात ना की। ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मैं बोल रही हूँ, यदि तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारे पिता मुझसे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं, एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और पति के व्यवहार से, प्रेम से वह जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। वरुण बिना नाश्ता किए ही निकल गया, सब कुछ सोचते हुए। आज उसे पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा, जब सविता उसे बार बार फ़ोन करती थी और पूछती थी कि कब आएंगे आप, और वो झिड़क कर फ़ोन रखवा देता था। जब वह मायके के जाने के लिए पूछती तो वरुण हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय वहाँ जाने की रट लगा कर रखती हो, जाओ जल्दी से चली जाओ, फिर मत आना। कभी उसे कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता, ना ही उसके पसंद की चीज़ें कभी लाता। अगर वह दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे कितना काम करती हो तुम दिन भर, कि काम का ताना देती हो। क्या घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि तुम अकेली घर में काम कर रही थी? हर वक्त कहती हो काम करके थक गई। अरे मत करा करो काम। अगर इस चीज़ का बहाना बनाना है तो सविता मौन हो जाती और उसके मौन को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचता, उसने सिर्फ उससे फ़र्ज पूरे करवाए। सबकी उंगलियों पर नाचती सविता आज उसे कठपुतली सी लगी। वरुण सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को मथ रहा था, और उसके बाद उसके भीतर से विष और अमृत को अलग करने वाली मंथन प्रक्रिया का एक सकारात्मक परिणाम हुआ। उसे सविता की परेशानियों का सबब दिखने लगा और अपनी गलतियाँ भी। उसे ऑफिस पहुंचने में रोज़ाना 1 घंटा लग जाता था। आज वो ऐसा उलझा कि ऑफिस कब आ गया पता ही नहीं चला। पर आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था। अब वो जाना चाहता था दौड़कर सविता की ओर, उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए। उसकी जख्मी उंगली की तड़प से भी कहीं ज़्यादा तादाद में तड़पने लगा वरुण। पागलों की तरह उसने सविता को फ़ोन करना शुरू किया। सविता का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने तुरंत कार सविता के घर की ओर मोड़ दी कि शायद वो वहाँ मिलेगी, किंतु यह क्या, वो तो वहाँ भी नहीं मिली। ऊपर से फ़ोन भी ऑफ। अब वरुण परेशान हो गया कि आखिर वो गई कहाँ। दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहा वरुण। जहाँ जहाँ वो जाती थी हर उस जगह पर ढूंढ आया, पार्लर में, मॉल में, मंदिर में, हर जगह। और उसकी फ्रेंड्स के नंबर जो उसके पास थे वहाँ भी फ़ोन करके पूछा, पर सविता का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर वरुण घर आ गया। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तभी बेल बजी। वरुण ने लपक कर दरवाज़ा खोला। सविता ही थी। वरुण की जान में जान आई उसे देखकर, किंतु सविता के सामने आते ही वह अजीब हो गया। उसमें उसे खींचकर गले लगाने की हिम्मत नहीं रही। एक अजीब सा रीतापन पसर गया घर में। माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी सवालिया नज़रों से सविता को देख रहे थे। कोई वरुण से उम्मीद कर रहा था कि वह सविता से सवाल जवाब करे, तो कोई खुद ही फट पड़ना चाहता था। सबकी उपस्थिति में वरुण असहाय हो गया। कुछ नहीं बोल पाया वह सविता से, परंतु एक चीज़ वो महसूस कर रहा था कि अब उसे सविता से बात करनी ही होगी। सविता निर्विकार भाव से कमरे में जा चुकी थी। कल की तरह उसने आज भी कुछ नहीं खाया। वरुण जब कमरे में पहुंचा तो सविता सो चुकी थी। वरुण ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। दुखी व चिंतित नहीं, क्लांत सा लगा चेहरा। वरुण का मन किया कि प्यार से उसके बालों को सहला दे, पर ऐसा करने से वो जग जाती। वह चाहता तो था कि सविता को जगाकर बात करे, पर उसने सोचा 3 कमरों के फ्लैट में थोड़ी सी बात हुई तो आवाज़ दूसरों के कमरे में जाएगी। बस यही सोचकर वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। हजारों सवाल मन में लिए वरुण रात काटने के लिए तैयार था। अब उसके दिल में सवालों से ज़्यादा जवाब तैयार थे। प्रतीक्षा थी तो बस सविता के प्रश्नों की, किंतु वरुण जानता था सविता कुछ नहीं पूछेगी। इन्हीं विचारों में उलझे उलझे जाने कब वरुण की आंख लग गई। आंख खुली तो सविता बेड पर नहीं थी। बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही थी, मतलब सविता तैयार हो रही है। वरुण ने एक पल गंवाए बिना झट से तैयारी शुरू कर दी। आज वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। सविता तैयार होकर जब घर से बाहर निकली, नीचे पार्किंग में वरुण गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था।
सविता को आता देखकर वो बाहर निकल आया और रास्ता रोककर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सविता। सविता ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, बोलिए। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, बैठकर बात करते हैं। वरुण, मुझे देर हो रही है, जो बोलना है यहीं बोल दीजिए। यहाँ नहीं बोल सकता, काफ़ी कुछ है जो कहना ज़रूरी है, कहकर वरुण ने सविता को देखा। इस बार सविता ने वरुण को देखा। वरुण कुछ परेशान लगे उसे, शायद उसके लिए परेशान थे पहली बार। मन ही मन सोचने लगी सविता कि ये कैसे हो सकता है। वरुण की व्यस्त दिनचर्या में मेरी चिंता और फिक्र जैसे फालतू मुद्दे कहाँ जगह बना सकते हैं। विचारों में उलझी सविता को देख वरुण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। सविता आश्चर्य से वरुण की ओर देखती रह गई। यंत्र चलित सी वह बैठ गई। दोनों ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। दोनों पास के ही कैफ़े में पहुँचे। वरुण ने खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, क्या बात है सविता, अब बताओ मुझे। कुछ परेशान सी लग रही हो इधर, और इधर 2-3 दिनों से कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह। तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने कर, ना अपने घर गई थी तुम, ना दोस्तों के यहाँ जाती, कहाँ हो। ओह, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ। बाकी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फ़र्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ कभी मेरी फ़िक्र थी। ऐसा नहीं है सविता, मैं व्यस्त था, परेशान रहता था। तुम्हें तो पता है, आगे बढ़ने की चाह, नौकरी, प्रमोशन, घर, इन सब में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि तुम तो सब कुछ संभाल ही रही हो, तुम्हें कोई भी चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से सविता बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप यह तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है, मैं तुम्हें तवज्जो देना भूल ही गया था। और कहकर वरुण चुप हो गया। और पति का तवज्जो न देना मतलब पत्नी को किसी की तवज्जो न मिलना, यही विडंबना है समाज की। औरत को बिना पुरुष के अवलंब के कोई इज्जत नहीं देता। सही कह रही हूँ ना, सविता ने आंखों में आंसू भरकर कहा। वरुण ने सविता के हाथों को अपने हाथ में थाम कर कहा, सविता, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो सब कुछ भूल कर। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी करवाट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, पहले जैसा हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कहकर सविता ने अपने हाथ वरुण के हाथों की पकड़ से छुड़ा लिए। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का। जानना चाहते हैं ना आप कि कहाँ जाती थी मैं, तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, सक्सेस होना है, जॉब करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है। टॉपर थी मैं अपने स्कूल की, और आज आपके घर की नौकरानी बन गई हूँ, दूसरों के हाथों की कठपुतली। क्रोध से कांपते हुए सविता बोली। वरुण उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर, ना मार्केट, अपने मायके भी तो नहीं जाती थी तुम। मायके जाना तो आपको भी पसंद नहीं था मेरा। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए, शादी के बाद कुल कितनों दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर। कभी सोचा है आपने? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ आज ये ज़रूरत है, आज वह ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उसने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है, ना ये घर। चुप हो जाओ सविता, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वह करूँगा। कल बहुत दिनों बाद अपने आप से मिला हूँ मैं,
और अपने आप को तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। माफ़ कर दो मुझे, बस यही कहूँगा। मुझे बोलना नहीं आता, जताना नहीं आता, सिर्फ अब महसूस करोगी तो मेरी बातों से। पर हाँ, एक बात है जो मुझे परेशान करती है। तुम्हारा घर जाना मुझे नहीं पसंद। मेरा मन ही नहीं करता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर सोचता था कि तुम वहाँ से लौट आओ जल्द से जल्द। बच्चों की तरह वरुण बोला। यह सुनकर सविता के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा, तो क्या मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जाती हूँ? मैं तो लौट आने वाली ही होती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मेरा तरीका गलत हो सकता है। हो सकता नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी ये कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सविता, तो क्या मैं तब भी वहाँ जाने की जिद करती? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी, बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं तुमसे। ऐसे में इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि तुम्हें कभी वहाँ जाने ना दूँ? बस यही लगता है तुम्हें ले जाऊँ, फिर साथ ही लेता हूँ। अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते। छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। नहीं, छोटा नहीं हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आज साधिकार कहता हूँ तुमसे कि बस सब कुछ ठीक है। तुम जो चाहो करो, कैरियर बनाओ, जॉब करो, काम करो। सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, पर सविता मायके मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर सविता खिलखिलाकर हंस पड़ी और वरुण की रोनी सूरत देखकर बोली, अच्छा छोड़िए, चलिए ना, साथ में चाय पीते हैं घर चलकर। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ। और हाँ, इस बार पूरे 1 महीने रहोगी तुम मम्मी के साथ, और मैं रोज़ शाम की चाय वहीं पीऊँगा। सविता ने खुशी और आश्चर्य से वरुण को देखा और कहा, और आप रह लोगे मेरे बिना? अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली। हाँ, रह लूँगा उतने दिन मैं जब तक तुम वहाँ रहोगी, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। यह सुनकर अब सविता का मन शांत नदी की तरह प्रवाहित था। भ्रम और अविश्वास की धुन छट गई थी। दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए आयाम की ओर बढ़ चले।